नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है किस चीज के बारे में, तो ऑक्सी एसिड्स किसका, तो ऑफ हैलोजेंस। ओके, तो ऑक्सी एसिड होता क्या है, तो वो सारा एसिड जो हाइड्रोजन लिबरेट करता है दैट इज अटैच्ड फ्रॉम एनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड, जिसको कि हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करे हुए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, ऑल दोज एसिड्स that liberate H plus ion, जिसको कि हाइड्रोनियम आयन भी बोल देते हैं, from any oxygen atom present in it is called oxy acid of, या ऑक्सो एसिड भी बोल देते हैं, of that particular element। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के रूप में लें बच्चों, तो HCl भी एसिड है, HBr भी एसिड है, HI भी एसिड है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये भी H प्लस लिबरेट करेगा, और जो सब्सटेंस H प्लस लिबरेट करता है उसे ही तो हम लोग एसिड बोल देते हैं, कि नहीं बच्चों। लेकिन यहाँ जो ये H प्लस लिबरेट कर रहा है बच्चों, ये जो H प्लस HCl, HBr या HI वगैरह लिबरेट कर रहा है, ये H प्लस किसी ऑक्सीजन एटम से अटैच नहीं है। इस बात को ध्यान रखना कि अगर ऑक्सीजन एटम से वो H प्लस अटैच रहेगा तो उस परिस्थिति में हम लोग उसे ऑक्सी एसिड बोलेंगे। तो यहाँ पर HCl, HBr, HI वगैरह ये एसिड तो है, लेकिन क्या ये ऑक्सी एसिड है, तो नहीं, ये ऑक्सी एसिड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बच्चों इस तरह के सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे H2SO4, ये पानी में गया और H प्लस लिबरेट किया, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, तो गौर करो ये सब्सटेंस जो है H प्लस लिबरेट करा है, तो ये जो H प्लस है ये H2SO4 के किसी ऑक्सीजन एटम से अटैच है। और ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर लिखकर। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि अभी हम लोगों ने ग्रुप 16 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो वहां पर आप लोग गौर करोगे कि ये H2SO4 दो हाइड्रोजन छोड़ सकता है। वैसे तो यहाँ पर मैंने एक ही हाइड्रोजन को दर्शाया है, एक हाइड्रोजन नेक्स्ट स्टेप में टूटेगा। तो ये जो एक भी हाइड्रोजन या दोनों हाइड्रोजन हटेगा, ये दोनों हाइड्रोजन एक्चुअली कहां पर अटैच है बच्चों, तो इस H2SO4 मॉलिक्यूल के किसी ऑक्सीजन से अटैच है। दैट्स व्हाई H2SO4 इज कंसीडर्ड एज ऑक्सी एसिड, है कि नहीं बच्चों। और भी ऑक्सी एसिड के एग्जांपल होते हैं कई सारे, जैसे कि देख लेते हैं HNO3 होता है, H3PO4 होता है। सबसे पहले हम लोग HNO3 को देखते हैं। तो HNO3 जो है ये भी गौर करो H प्लस छोड़ा और क्या लिबरेट किया, NO3 माइनस। तो HNO3 के स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, तो नाइट्रोजन, इसमें ये ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन अटैच होता है और बाकी डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कुछ इस तरह से रहता है HNO3 में। तो यहाँ भी आप लोग गौर करोगे कि ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ जो ये यही ना हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये एक्चुअली हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन से अटैच है। दैट्स व्हाई HNO3 इज कंसीडर्ड एज ऑक्सी एसिड, है ना बच्चों। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि H3PO4 को भी देख लेते हैं। तो H3PO4 के तीनों हाइड्रोजन को मान लो एक ही स्टेप में हम लोग हटा देते हैं, तो 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो यहाँ पर क्या आप लोग गौर करोगे कि H3PO4 का कैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, तो ध्यान से देखो, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, तो एक ही जगह रहता है OH OH और ये OH। तो यहाँ पर हम लोगों को नजर क्या आ रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, यही ना तीन हाइड्रोजन यहाँ पर लिबरेट करा। तो ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन जो है बच्चों किसी ना किसी ऑक्सीजन से अटैच है। इस वजह से हम लोग H3PO4 को क्या काउंट करेंगे, ऑक्सी एसिड। जो इन चीजों को जान रहे हो उन लोगों को ये बोरियत जैसा महसूस एहसास दिला रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि सर ऑक्सी एसिड और हैलोजन का पढ़ना है तो ऑक्सी एसिड और हैलोजन पर डायरेक्ट हम लोग चले आते हैं। क्यों हम लोग ऑक्सी एसिड बाकी चीजों का देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सी एसिड के बहाने हम तुम लोगों को कई तरह के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी रिवाइज करवा ले रहे हैं। ओके, अब आप लोगों को बिना बोर करते हुए सीधे हम लोग आते हैं कहां पर, ऑक्सी एसिड पर। और ऑक्सी एसिड किसका, तो ऑक्सी एसिड हैलोजन का। ओके बच्चों, तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ऑक्सी एसिड होता क्या है। तो ऑक्सी एसिड होता है कि कोई भी ऐसा एसिड जो कि H प्लस लिबरेट कर रहा है, वो H प्लस उस मॉलिक्यूल के किसी ऑक्सीजन से अटैच हो, तो उस तरह के एसिड को बच्चों हम लोग सिंपली क्या नाम दे देते हैं, ऑक्सी एसिड। और हैलोजन के ऑक्सी एसिड की बात करें, हैलोजन कितने होते हैं उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे एस्टेटाइन भी होता है, लेकिन एस्टेटाइन के बारे में हम लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एस्टेटाइन जो होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, शॉर्ट लिव्ड, और उसके
बारे में हम लोग अलग से रेडियो केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सी एसिड के बारे में जानेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारा का सारा हैलोजन जो है कई तरह का ऑक्सी एसिड बनाता होगा, और उन सारे ऑक्सी एसिड में क्या होता होगा अंतर, ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर हो जाता है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि हर एक हैलोजन जो होता है कुल मिलाकर 4 डिफरेंट तरह का ऑक्सी एसिड बना सकता है। वो क्या क्या, तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं। सबसे पहला तरह का जो ऑक्सी एसिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपो HALOUS हाइपोहेलस एसिड। क्लियर है। या फिर इसी को बच्चों कलर चेंज करके लिख लेते हैं, इसे ही हम लोग हेलाइक एसिड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर 1 दर्शाना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल एटम का कितना होता होगा, +1। ठीक है। अब हम लोग दूसरे तरह के ऑक्सी एसिड की बात करते हैं। तो दूसरे तरह के ऑक्सी एसिड में हाइपोहेलस हो गया। दूसरे तरह के ऑक्सी एसिड को हम लोग नाम देते हैं हेलस एसिड, और नाम भी याद करते चले आना है बच्चों, ठीक है। और इसको हम लोग HALAIC हेलाइक 3 एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर और हैलोजन का जो है वो कितने के बराबर होता होगा बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 के बराबर होता होगा। तीसरा जो ऑक्सी एसिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलाइक एसिड, सिंपली HALAIC हेलाइक एसिड। तो हेलाइक एसिड को हम लोग सिंपली सॉरी कलर चेंज करना है, तो हेलाइक एसिड को हम लोग HALIC हेलाइक 5 एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये बार बार HALAIC हो जा रहा है, ए मान लेना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मिटाने का कोशिश करेंगे, बहुत चीज मिट जाएगा। तो ठीक है, ये ए नहीं है, HALIC होता है, HALIC। और यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है हैलोजन का वो +5 के बराबर होगा। और जो चौथा तरह का है ऑक्सी एसिड होता है हैलोजन का, उसको हम लोग बोलते हैं पर HALIC पर हेलाइक एसिड, याद रहेगा। और इसे ही हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, हेलाइक 7 एसिड बोलते हैं। ये 7, 5 वगैरह ये सब जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये दरअसल ऑक्सीडेशन नंबर है ना बच्चों। ये क्या चीज है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि अलग अलग तरह का हैलोजन जो है वो कैसे कैसे अलग अलग सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग तरह के हैलोजन के लिए सेपरेटली देख रहे होते हैं। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे बच्चों, फ्लोरीन के लिए, फिर क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, और फिर जो है बच्चों किसके लिए देखेंगे, फिर आयोडीन के लिए। सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन की बात करें तो हाइपोहेलस एसिड जो होता है वो बनाता है फ्लोरीन, और वो फॉर्मूला होता है HOF, याद रहेगा। हेलस एसिड फ्लोरीन नहीं बनाता है, हेलाइक एसिड जो है वो फ्लोरीन नहीं बनाता है, पर हेलाइक एसिड जो है वो फ्लोरीन बनाता है कि नहीं बनाता है बच्चों, नहीं बनाता है। तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आप लोगों को कि फ्लोरीन जो है सिर्फ एक ही तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है। याद कर लो, फ्लोरीन कितने तरह का ऑक्सी एसिड, एक तरह का। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट है अपना क्या, CHLORINE। तो क्लोरीन चारों तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है। वो क्या क्या बनाता है, HOCl, HClO2, HClO2, HClO3 और HClO4, याद रहेगा बच्चों। इसको हम लोग और भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। HOCl को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HClO2 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ClOOH, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ClO2OH, इसको हम लोग लिख सकते हैं ClO3OH। इस ऐसा क्यों, तो बाद में जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएंगी बातें। तो अब हम लोग नेक्स्ट की बात की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्या है बच्चों, ब्रोमीन। ओके, तो ब्रोमीन की अगर बच्चों हम लोग बात करें, ये है अपना क्या, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो सिर्फ 3 तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है। अगर आप लोगों को बताऊं कि ब्रोमीन जो है वो कितने तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है, तो वो 3 तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है। कौन सा वाला नहीं बनाता है ब्रोमीन, तो याद रखना ब्रोमीन जो है ब्रोमस एसिड नहीं बनाता है। ब्रोमीन बनाता है कौन, तो वो बनाता है HOBr, ठीक है। उसके बाद HbRO3 बनाता है, और HbRO4 भी बनाता है। लिखने का तरीका HbRO3 को भी हम लोग लिख सकते हैं BrO2 और साथ में OH।
और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं BrO3 और साथ में OH, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, तो आयोडीन पर। तो आयोडीन भी बच्चों सिर्फ 3 ही तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है, ये वाला ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। तो HOI रहता है और उसके बाद फिर HiO3 बनाता है और HiO4 भी बनाता है। और इसको अगर हम लोग लिखें अलग तरह से तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं IO2OH और इसको हम लोग लिख सकते हैं IO3OH। सही है ना बच्चों। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि कितना तरह का ऑक्सी एसिड हो सकता है, यानी कि हम लोगों को कितने तरह के ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ना है। तो क्लियर हो गया बच्चों कि चारों तरह के ऑक्सी एसिड का नाम अभी कभी याद भी हम लोग कर लेते हैं। एक हो गया क्या चीज, हाइपोहेलस एसिड, दूसरा हो गया हेलस एसिड, तीसरा हेलाइक एसिड और चौथा जो हो गया बच्चों क्या हो गया, परहेलाइक एसिड। अब बाकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर, हेलस एसिड में हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, हेलस एसिड में हाइपोहेलस में +1, हेलस एसिड में +3, हेलाइक एसिड में +5 और परहेलाइक एसिड में बच्चों +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हेलोजन का। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और तरह के नाम की, तो आप लोग गौर कर रही होंगे कि हाइपोहेलस एसिड को हम लोग हेलाइक 1 एसिड भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, हेलस एसिड को हेलाइक 3 एसिड भी बोल सकते हैं, हेलाइक एसिड को हेलाइक 5 एसिड भी बोल सकते हैं और परहेलाइक एसिड को हेलाइक 7 एसिड भी बोल सकते हैं। और ये समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए देते हैं कि चीजें अभी कभी याद भी होती चली जाए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में याद करने के अलावा और कुछ करना भी नहीं होता है। उसके बाद अगर बच्चों यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि HOF बाकी से अलग जैसा प्रॉपर्टी शो करता है बाकी हाइपोहेलस एसिड से। वो क्या अंतर होता है, तो HOF में फ्लोरीन जो होता है दिस इज प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रहेगा बच्चों, फ्लोरीन जो है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, बाकी हर जगह क्लोरीन +1, ब्रोमीन +1, आयोडीन +1, क्लोरीन +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर +7, यहाँ पर +3 सॉरी +5 और यहाँ पर +7, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +7, अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिख दिए बच्चों। अब आप लोग को अगर पूछा जाए कि किसी भी तरह के ऑक्सी एसिड में क्या हैलोजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, हाँ एक है और वो फ्लोरस एसिड होता है। ठीक है, और नाम जल्दी से सबका लिख कर दिखाओ बच्चों। ये पहला वाला जो नाम है इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस एसिड, याद है। ये दूसरा वाला जो है बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, याद रहेगा। तीसरा वाला जो है इसका नाम क्या होगा, हाइपोब्रोमस एसिड। इट में भी पॉसिबल कि इतना पतला आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा मोटा कर देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपो IODOUS हाइपो आयोडस एसिड। ठीक है, याद करते चलेगा। नेक्स्ट जो है ये इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली CHLOROUS क्लोरस एसिड। नेक्स्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा, CHLORIC क्लोरिक एसिड। और सबसे लास्ट वाला जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड, याद है। इसी तरह ब्रोमीन वाला जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा ब्रोमिक एसिड। और सबसे लास्ट वाला जो है उसको हम लोग पर ब्रोमिक एसिड भी बोल देते हैं। ये जो है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आयोडिक एसिड। और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, पर IODIC एसिड। ठीक है, तो इतना तरह का ऑक्सी एसिड है जो कि अलग अलग जगह पर हम लोग देख लिए, है ना। तो फ्लोरीन वाला याद रखना, फ्लोरीन में जो होता है वो सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, दैट वन इज हाइपोफ्लोरस एसिड। और वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है फ्लोरीन का वो -1 होता है। अब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। जैसे क्लोरीन का ही 4 तरह का ऑक्सी एसिड है। क्लोरीन का 4 तरह का ऑक्सी एसिड कौन है, कौन कौन, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर से बाकी चीजें शायद ज्यादा आसान दिखें। तो यहाँ पर लिख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड में चारों ऑक्सी एसिड का एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है HYPO हाइपो HALOUS हाइपोहेलस एसिड के लिए देख रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, किसके लिए हम लोग पहला देख रहे हैं, हाइपोहेलस एसिड। तो हाइपोहेलस एसिड जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो HOX है। ठीक है, तो X जो है हेलोजन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, याद रहा। और ये जो
एक एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन से ये शेयरिंग में भाग ले लेता है और ऑक्सीजन का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उससे एक हाइड्रोजन शेयरिंग कर लेता है। तो ध्यान से देखो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पर सामान्य तौर पर बॉन्डिंग बना और इसमें हैलोजन जो होता है वो सिंगल वैलेंसी शो करता है और ऑक्सीजन जो है दैट इज सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन चूंकि सेंट्रल एटम है, और गौर करो यहाँ जो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है उसमें कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों को 2 नजर आएगा। तो कुल मिलाकर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों? तो कुल मिलाकर आप लोगों को 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से 2 लोन पेयर को हम लोग इस तरह से दर्शा दिए, 2 लोन पेयर, और बाकी जो 2 बॉन्ड पेयर है उसे आप लोग ध्यान से देखो, एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह बच्चों क्या है, तो एक जगह जो है वो आपका हैलोजन है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से मौजूद होता है। तो इस शेप को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देंगे? बैंड शेप। इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं? बैंड शेप, या फिर भी शेप भी बोल सकते हैं, और या फिर एंगुलर शेप भी हम लोग बोल देते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग तरह के हैलोजन एसिड की अगर हम लोग बात करें, उसके बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, जैसे कि HOF है और HOCl, इसके बॉन्ड पैरामीटर को एक बार कंपेयर करते हैं। तो HOF का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? ये ऑक्सीजन तो अपनी ही जगह पर रहेगा, ये ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक जगह क्या रहेगा बच्चों? फ्लोरीन, और दूसरे जगह बच्चों जो है वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन है, इसमें 2 जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक जगह क्या रहेगा बच्चों? वो रहेगा क्लोरीन, और दूसरे जगह बच्चों क्या रहेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब आप गौर करो बच्चों कि फ्लोरीन और क्लोरीन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो आप लोग जानोगे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना अपनी ओर। और यहाँ पर ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो बताओ, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक होगा या यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक होगा? चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के तरफ आ गया, तो ऑक्सीजन के तरफ जैसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में ज्यादा नजदीक हो जाएगा, जिस वजह से रिपल्सन इस वाले केस में ज्यादा होगा बजाय कि इस वाले में। तो ज्यादा रिपल्सन हुआ तो बताओ, तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो चूंकि सेकेंड वाले में ज्यादा रिपल्सन है, इस वजह से सेकेंड वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इस बात को बच्चों याद रखना। और इसका दूसरा वजह ये भी होता है कि बड़ा एटम होता है ना, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से, तो ये बड़ा एटम को जगह भी ज्यादा चाहिए, तो इस वजह से भी ये फैल जाता है और HOCl का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। बस यही कंपेरिजन पूछता है, एक्चुअल वैल्यू वगैरह पूछता नहीं है। अगर आप लोग याद करना चाहो तो HOCl में बॉन्ड एंगल जो होता है वो 103 डिग्री होता है और यहाँ पर 97 डिग्री। हम कैसे याद रखते हैं कि 103 और 97 को जोड़ोगे ना तो 200 के बराबर होगा। दूसरा चीज, ये 97 से हम याद रख लेते हैं, ये 97 पिको, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं, उल्टा बोल दिए, ये इस साइड का मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, ये 97 पिकोमीटर होता है। और इसी से याद कर लो, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो होता है 96 पिकोमीटर। ठीक है ना, और इसमें 144 जोड़ो क्योंकि 6 के कोरेस्पॉन्डिंग है, तो 144 पिकोमीटर इसका बॉन्ड लेंथ होता है, और इसका बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर होता है। और ये भी आप लोग याद रख सकते हो कि 144 जो है बच्चों, ये धारा 144 लगता है ना, अभी कोचिंग वगैरह में लगा हुआ है, या फिर 12 का स्क्वायर भी याद रख सकते हो, और ये जो है 13 का स्क्वायर है। तो कैसे भी याद रखो, लेकिन कंपैरिजन जो आया हुआ था क्वेश्चन में वो ये था, HOF और HOCl में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट से? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर हम लोग देख सकते हैं ना बच्चों। तो बच्चों ये जो था, ये क्या चीज था? ये था स्ट्रक्चर, क्या चीज का? हाइपोहेलस एसिड का। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं किस चीज का, तो HALOUS हेलस एसिड, जिसको कि हम लोग हेलिक 3 एसिड भी बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसका कॉमन जनरल कॉन्फ़िगरेशन HXO2 होता है। ठीक है ना, और यहाँ हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों? वो है +3 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर अगर गौर करोगे तो यहाँ हेलोजन सेंट्रल एटम होता है, यहाँ पर सेंट्रल एटम की तरह कौन काम करता है? हेलोजन। कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर? तो 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो इधर जो है एक ऑक्सीजन से शेयरिंग किया, गौर से देखो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन से शेयरिंग किया, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन से शेयरिंग किया, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन से शेयरिंग किया। तो देखो, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखें
तो इन सब का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन ये जो सेंट्रल एटम हैलोजन है ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड किया, और ये जो सेंट्रल एटम है इस सेंट्रल एटम पर बताओ तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक एक दो, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लोग एक ही काउंट करेंगे, और लोन पेयर बच्चों कितना हो गया, दो। तो इस हिसाब से टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और 4 के हिसाब से अगर आप लोग स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो वो स्ट्रक्चर जो होगा समथिंग इस तरह से होगा, हैलोजन है और इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, है ना। और यहाँ पर एक साइड डबल बॉन्ड O है और एक साइड उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख भी सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। एक साइड OH है और एक साइड जो है ये क्या चीज है बच्चों, डबल बॉन्ड O, याद रहेगा। अब बताओ कि ये वाला हैलोजन एसिड अगर पानी में आयोनाइज होगा तो ये क्या देगा बच्चों, H+ देगा, और H+ के साथ देगा H तो निकल गया, तो H निकल गया तो क्या बन जाएगा बच्चों, XO2 माइनस, ये HXO2 जो है ये H+ छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, XO2 माइनस। XO2 माइनस के स्ट्रक्चर को अगर बच्चों ध्यान से देखो, XO2 माइनस के स्ट्रक्चर को हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हैलोजन है, हैलोजन पर कितना है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रहेगा। और यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन से H+ निकल गया, यहाँ पर से H+ निकल गया, H+ निकल गया तो यहाँ O- हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड O। तो आप लोग गौर करो, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ होगा, वो कैसा, तो यहाँ पर बनेगा हैलोजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पर O पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, बोर होने की जरूरत नहीं है, चीजें काफी आसान होती चली जाती हैं अगर आप लोग ध्यान से देखते जाओ। तो यहाँ पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का हम लोगों को देखने को मिला, यहाँ पर इस कंपाउंड का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है, यहाँ पर इस कंपाउंड का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस स्थिति में इस वाले दोनों बॉन्ड जो है यहाँ पर बता दो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2+1/2 यानी कि 1.5, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग इस तरह से निकालते हैं, और यहाँ पर दोनों बॉन्ड जो है अपने आप में इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि रेजोनेंस के वजह से दोनों एक जैसा हो चुका है। और अगर यहीं पर हम लिख दें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो लिख ही देते हैं यहाँ पर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैलोजन, ये 2 लोन पेयर तो अपनी जगह पर है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। और ये माइनस चार्ज को या तो तुम पूरे पर -1 लिख दो, या तो तुम यहाँ पर भी -1/2 और यहाँ पर भी -1/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो हो गया क्या चीज का स्ट्रक्चर था बच्चों, ये था हेलस एसिड का स्ट्रक्चर। तो हेलस एसिड का स्ट्रक्चर ये है, वो तो हम इसके आगे बियॉन्ड चले गए, तो वो बियॉन्ड भी जरूरी था क्योंकि उसी से क्वेश्चन वगैरह बनता है, तो उन चीजों को जानना जरूरी होता है। बच्चे बोर होते हैं, अरे सर ऑनलाइन नहीं होता, लेकिन हम क्या गौर कर रहे हैं कि ऑनलाइन में अगर बच्चा ज्यादा ध्यान से समय देकर देखे तो यहाँ पर ज्यादा फ्रूटफुल मैनर में देख सकता है, ये भी एक बेनिफिट है ऑनलाइन का। यही होता है ना कि मोबाइल पर साइकोलॉजिकली हम लोग नहीं बने हैं, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, चूंकि बचपन से हम लोग स्कूल से जुड़े, कोचिंग से जुड़े, तो इन चीजों के प्रति हम लोग एडजस्ट नहीं है, मेरा दिमाग एडजस्ट नहीं है, इस वजह से कई सारा परेशानी आता है। और ये प्रूफ भी है कि मोबाइल से पढ़ना हमारे सेहत, मानसिक सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। लेकिन एक फायदा ये हो सकता है ना कि जैसे कोई चीज नहीं समझ में आए तो वो पॉज करके आप लोग देख सकते हो, लेकिन मेरा पॉज नहीं करना बुआ, पॉज करके वो बाथरूम सॉरी कहीं और जा रहे हो खाने पीने तो वो काम नहीं करना, पॉज जो है वो करोगे जरूरी चीज समझने के लिए, रिपीट करने के लिए कोई भी चीज, ठीक है। तो क्लास, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में भी तो ये हो ही जाता है, तो सर एक बार प्लीज दोबारा बताइए, नहीं सर बाहर में समोसा खिलाएंगे, भले नहीं खिलाएं, लेकिन खैर जो भी है। तो जो यहाँ जो है ये शेप की बात करें तो इसका ये जो है HOX हेलस एसिड, इसका शेप अगर हम लोग बोलें तो इसको भी हम लोग बैंड शेप या फिर एंगुलर शेप्ड भी बोल सकते हैं ना बच्चों, ये बैंड शेप्ड है या फिर एंगुलर शेप्ड भी है। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट है अपना कौन सा, तो नेक्स्ट है बच्चों, थोड़ा पतला कर लिए, तो नेक्स्ट है हेलाइक एसिड, HALIC, हेलाइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता था +5 HXO3, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, +5। अगर हम लोग देखें इसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 2 4, 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम हैलोजन पर। और यहाँ पर मान लो एक ऑक्सीजन इधर से शेयरिंग किया, एक ऑक्सीजन इधर से शेयरिंग किया,
6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस साइड से किया, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बच गया तो वो हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लिया। तो देखो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। और ये जो सेंट्रल एटम है हैलोजन, वो चूंकि अपना वैलेंसी एक्सपेंड किया है, इस वजह से इसे ऑक्टेट को वायलेट किया। यहाँ पर सेंट्रल एटम पर अगर पूछा जाए कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों 1, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग तो यहाँ इस डबल बॉन्ड को एक ही काउंट करोगे तो 1 2 3 3, तो यहाँ पर भी 4 आया। तो एक बार देखो फिर से एक बार आ जाते हैं ऊपर से हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हाइपोहेलस एसिड के बारे में, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम के बारे में एक चीज और बता दें। सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ये sp3 ऑक्सीजन है, ध्यान देना रे बच्चों। दूसरा जो था हेलस एसिड, वहां हेलस एसिड में क्या चीज है, क्या चीज है, देखें देखें कहाँ गया। तो हेलस एसिड में जो ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, तो 4 के अनुसार कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 ही होगा। और अगर हम लोग नेक्स्ट में जाएं जो कि हेलाइक एसिड है, तो हेलाइक एसिड में भी सेंट्रल एटम पर देखो चूंकि 4 है, तो यहाँ पर भी सेंट्रल एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, यानी कि मिल गया। बात करोगे बच्चों से, थोड़ा सा कर लो, क्यों नहीं करोगे, नाराज हो। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ध्यान से देखें बच्चों, तो ये हैलोजन है, ठीक है, और हैलोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं हम लोग ऊपर, और नीचे 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन से, दूसरा भी क्या है बच्चों डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन से, और तीसरा क्या है बच्चों वो OH है। तो इस आधार पर अगर आप लोग ध्यान से देखो, सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इस शेप को हम लोग क्या नाम दे देंगे, पिरामिडल शेप बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं ये सब्सटेंस मतलब HXO3 जो है पानी में H+ देगा, तो H+ देने पर XO3- जैसा चीज बनाएगा। तो XO3- जैसा चीज जो यहाँ पर बन रहा है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आप लोग गौर से देखो, XO3- में क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हैलोजन अपनी जगह पर होगा, और यहाँ पर हैलोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ पर O- होगा। तो पूछा जाता है कि ये तीनों बॉन्ड किस मामले में एक दूसरे से अलग है, तो किसी मामले में नहीं, तीनों बॉन्ड एक दूसरे से हर एक मामले में सिमिलर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमेनन देखने को मिलता है। और रेजोनेंस का फिनोमेनन कैसे, कि ये हैलोजन जो है इस तरह से लोन पेयर तो अपनी जगह है, ये माइनस चार्ज मान लो बीच में आ गया, तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये O- हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O। फिर एक और हो सकता है O- उधर आ जाए, तो हैलोजन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा O-, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो इस आधार पर अगर आप लोग गौर करो कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, तो यहाँ पर THRE3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है। इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, 3। और इसी पर अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हैलोजन अपनी जगह पर रहेगा, और ये O, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इस तरह से रहेगा। और आगे माइनस, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डबल बॉन्ड वगैरह जो है यहाँ पर, इसमें कितने डबल बॉन्ड p है, और कितना d है। तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड जो है वो p बॉन्ड है, और बाकी 2 डबल बॉन्ड जो है बच्चों वो है d p बॉन्ड। ओके, क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये ClO3-, जैसे इसी का ना एग्जांपल है ClO3- XO3- बोले या ClO3- बोले, जो भी बोल दो, तो ये जो XO3- है ना, ये सब लिख रहे हैं, तो ये जो ClO3- है ये SO3- से पाई बॉन्ड में क्या सिमिलर है, तो आप लोग जवाब देना यस, ठीक है ना। क्योंकि SO3 में भी आप लोगों को याद होगा एक p और 2 d बॉन्ड रहता था, वैसे ClO3- में भी एक p और 2 d बॉन्ड रहेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों को जब टेस्ट वगैरह देते होंगे ना, तो कम से कम इतना अंदाजा जरूर लगता होगा कि आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ टेस्ट उन्हीं चीजों में से होता है, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है हम लोगों को पढ़ना है किस चीज के बारे में, तो आगे अपने को पढ़ना है
पर हेलाइक एसिड, ठीक है ना, पर हेलाइक एसिड यहाँ पर लिख रहे हैं PRHALAIC, पर हेलाइक एसिड। तो पर हेलाइक एसिड बच्चों हम लोग किसको बोलते हैं, HXO4, जहां पर हेलोजन प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पर हेलाइक एसिड। तो पर हेलाइक एसिड की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हेलोजन के स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं 1 2 3, दूसरे जगह लिखते हैं थोड़ा नीचे करके जगह बनाने के लिए। ये हेलोजन है 1 2 3 4 5 6 7, और अपने पास 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन इधर से डबल बॉन्ड बनाया। कुछ आप लोग ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन है इस तरह से डबल बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बना रहा है, और एक ऑक्सीजन जो है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसको एक और हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को नजर आए कि कैसे कैसे यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, और अब जो है ये इस तरह से गया। तो अब आप लोग बता दो कि यहाँ पर कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ। तो बॉन्ड पेयर दिख रहा होगा 4 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, तो कुल मिलाकर 4। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें सेंट्रल एटम का, तो यहाँ पर भी sp3। तो एक बात क्लियर हो गया कि चारों तरह के ऑक्सी एसिड में हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर sp3 होता है, नीचे के 3 में, और ऊपर में ऑक्सीजन वाला था, हाइपोहेलस वाले में ऑक्सीजन का sp3 होता है। यानी कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है सिंपल है, X डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये जो है क्या है, OH है। तो यहाँ पर गौर करोगे तो इस शेप को हम लोग नाम देते हैं टेट्राहेड्रल। भले ही यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री नहीं हो, लेकिन ये जो शेप है इस शेप को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, टेट्राहाइड्रल, याद रहेगा। लेकिन बॉन्ड एंगल अगर यहाँ पर पूछा जाए बच्चों, तो नॉट इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट, याद रखना। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। अब इसी को हम लोग तोड़कर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि HXO4 है, ये पानी में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस प्लस XO4 माइनस बनाएगा। तो H प्लस प्लस XO4 माइनस जो है, XO4 माइनस के स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार देखते हैं। तो XO4 माइनस का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का, हेलोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ O से चूंकि H प्लस छोड़ा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस का फिनोमेनन देखने को मिलेगा, और ये माइनस चार्ज बारी बारी हर एक ऑक्सीजन पर जाएगा। गौर से देखो, ये ऑक्सीजन ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये हेलोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ O माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। और क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है बच्चों, ये हेलोजन है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, वो कैसे, ये हेलोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पर अब O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O। तो आप लोग बताओ कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हुआ। तो यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होगे कि इस कंपाउंड का या इस आयन का 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कुल मिलाकर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, 4। और इसी का अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें, यहीं पर लिख देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी का अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक बार देख लें, तो वो होगा X O O O O O O O, और हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ऐसे हम लोग यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर तुमसे पूछ लें तो बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 2 to 4 5 to 7, मतलब 2 + 2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.75 बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है ना। खैर यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, टोटल पर -4। और रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस की वजह से चूंकि चारों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गया, चारों बॉन्ड, इस वजह से यहाँ इस शेप को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इस शेप को नाम दे देंगे टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल जो है बच्चों वो हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने बारी बारी करके हर एक तरह के ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर को देख लिया। अब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड के बारे में जानते हैं। किस बारे में हम लोग जान रहे हैं बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। जैसा कि हर एक ऑक्सी एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में एक नियम कानून फॉलो होता है, और वो नियम कानून क्या होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। तो जैसे कि सल्फर का रहता तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो वही बात यहाँ पर भी होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ऑक्सी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस बात पर निर्भर करता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, यानी कि हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस बात पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह के ऑक्सी एसिड की बात करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स ऑफ किसका, क्लोरीन। तो क्लोरीन ही एकलौता ऐसा ना जो चारों तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है बच्चों। तो चलो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं चारों तरह का ऑक्सी एसिड क्लोरीन का क्या क्या होता है। HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4। यहाँ पे बताओ तो इसका नाम क्या है, दिस इज CHLOROUS हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों, CHLOROUS क्लोरस एसिड। इसका नाम क्या है, क्लोरिक एसिड। और ये लास्ट वाला जो है इसका नाम क्या है, पर क्लोरिक एसिड, याद रहेगा। और अब इसका हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। यहाँ क्लोरीन +1 में है, यहाँ +3 में है, यहाँ +5 में है और यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो किस बात पर निर्भर करता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता चला जाएगा। चूंकि यहाँ पर इस चारों ऑक्सी एसिड में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट किस साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप लोगों को दिख रहा होगा पर क्लोरिक एसिड की तरफ ज्यादा होते चले जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि इस साइड बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बच्चों किस साइड बढ़ते चले जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बच्चों HClO4 की तरफ बढ़ते चले जाएगा, यानी कि HClO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा और HOCl का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। अब बात आता है कि क्यों, तो इसका जवाब दो तरीकों से दिया जाता है। तो सबसे पहला तरीका जो होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये है HClO, इसके बाद दूसरा जो है HClO2, तीसरा जो है HClO3, चौथा जो है बच्चों वो क्या है, HClO4। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था बच्चों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट था +1, +3, +5 और +7। तो हर एक एसिड जो है मान लो वो H+ लिबरेट कर रहा है, तो जैसे ही H+ लिबरेट करेगा तो बनेगा क्या, ClO-। यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, H+ ClO2-। यहाँ पर क्या बन जाएगा, H+ ClO3-। और यहाँ क्या बन जाएगा, H+ ClO4-। तो नाम भी सबका हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये इसका नाम था क्लोरस एसिड, इसका नाम था इसका नाम हाइपोक्लोरस, इसका क्लोरस, इसका क्लोरिक और इसका परक्लोरिक। तो यहाँ जो है इसका नाम जो होगा CHLOROUS हाइपोक्लोरस आयन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरस आयन। नाम पर इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा क्लोरस आयन इज ट्रीटेड विद सम अदर सब्सटेंसेस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लोरस एसिड है क्या, क्लोरस आयन है क्या। ये जो है इसका नाम क्या होता है, क्लोरिक आयन। और इसका नाम क्या होता है बच्चों, पर CHLORIC आयन। आप लोग IIT या मेडिकल का क्वेश्चन बैंक निकालना, ये जो ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन है या ई सीरीज एम सीरीज जाएगा ही, तो वहां पर आप लोग गौर क्या करोगे, ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन जो है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम, यानी कि हमेशा आप लोगों को नजर आते रहेगा कि ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि इन चारों तरह के ऑक्सी एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ किधर बढ़ेगा बच्चों, चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते चले जाता है, इस वजह से इन सबों में एसिडिक स्ट्रेंथ भी किस साइड बढ़ते चले जाएगा, आप लोग गौर करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता चला जाता है ना बच्चों। तो वही बात यहाँ पर भी है कि बात ये है कि ये तो हम लोग जानते ही थे, एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। तो सवाल होता है क्यों, तो यहाँ पर जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि ये सारा रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना, ये सब का सब रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब आगे पीछे दोनों दिशा में जा सकता है। और ये सब का सब जो यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है, ये जो एसिड है इसको अगर हम लोग ब्रोंस्टेड लोरी एसिड माने तो यहाँ पर ध्यान रखो कि दूसरा शेड का कलर हम लोग बदल देते हैं। कि ये जो ClO- है, यहाँ ClO2-, ClO3- और ये ClO4- जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सब जो है इसको अगर हम लोग मतलब इन येलो वाले को अगर हम लोग माने ब्रोंस्टेड लोरी एसिड,
तो यहाँ पर ये जो भी कलर है, पर्पल कलर में जो सेट किए हैं उसको अगर तो हम लोग क्या मानेंगे, कंजुगेट बेस ऑफ इट। नहीं तो इसका क्या होगा, कंजुगेट बेस। और कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो कि अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट वीक होगा, या वीक है तो उसका कंजुगेट स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो यहां पर रिलेट कर रहे हैं स्टेबिलिटी के आधार पर। पहले तो इसको हम लोग रिलेट कर दें कि यहां पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, तो तुम लोग बता दो कि नीचे वाला एसिड यानी कि क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रांग एसिड है, तो इन चारों में से सबसे तगड़ा बेस कौन होगा, इन सब में से बता। तो बेसिक स्ट्रेंथ किधर बढ़ेगा, इन सबों का ऊपर, याद रखना इस बात को। ठीक है बच्चों, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये ऊपर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर। और यही ना ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, यानी कि पूछा जाएगा HClO एसिड है तो ClO माइनस बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, तो आप लोग जवाब दोगे स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि उसका कंजुगेट एसिड जो है वो वीक एसिड है। और चूंकि HClO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कंजुगेट जो होगा ClO4 माइनस, ये वीक बेस होगा। ठीक है ना बच्चों, अब हम लोग रीजन ऑफ स्टेबिलिटी पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दो कि ये जो ClO माइनस है, ठीक है, ClO2 माइनस है, ClO3 माइनस है और ClO4 माइनस है, चारों का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो चारों का स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे, ClO माइनस का स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है OCl और यहाँ पर माइनस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, Cl, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस। ये सब भी याद रखना किसमें कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन पूछता है। ये O डबल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस। ठीक है ना, स्ट्रक्चर पहले भी देखे, वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर भी लिख दिए हैं दोबारा। अब इन सारे स्ट्रक्चर में क्या देखोगे, यहाँ पर पहला वाला स्ट्रक्चर जो है इसमें नो रेजोनेंस है ना, इसमें कोई रेजोनेंस होगा क्या, नहीं, इसमें कितना होगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नीचे वाले में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख चुके हैं, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आप लोग जानते हो एज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल और आयन विल इंक्रीज, स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चूंकि स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर कुछ इस तरह से निर्भर करता है, तो यहाँ पर जो हर एक ऑक्सी एसिड का ये जो एनायन बना है, तो उन एनायंस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किधर बढ़ते चले जा रहा है। तो आप लोग गौर करो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ जाता है। नीचे जाते जाओगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या ज्यादा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो बताओ तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी ज्यादा की कम, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी नीचे के तरफ ज्यादा होते चले जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि इन सारे आयन में, किसमें, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे ज्यादा है, इसमें है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसमें 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चूंकि नीचे बढ़ते चले जा रहा है, तो नीचे ज्यादा स्टेबल है, और ये चूंकि ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा तो ये रिएक्शन आगे की तरफ ज्यादा आएगा, आगे ज्यादा आएगा तो H+ भी ज्यादा रिलीज होगा, ज्यादा H+ रिलीज होगा तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। सही है ना बच्चों, और इसमें क्या है कि कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये कम स्टेबल है, तो जो कम स्टेबल है ये कम बनना चाहेगा, यानी कि ये रिएक्शन आगे नहीं आना चाहेगा, पीछे ही रहना चाहेगा। तो बताओ तो H+ इसमें ज्यादा बनेगा कि कम, यहाँ पर H+ कम बनेगा, और चूंकि H+ कम बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला कम एसिडिक होगा। तो क्लियर है बच्चों कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है नीचे की तरफ क्यों ज्यादा होता था, क्योंकि नीचे जाने पर जो सब्सटेंस बना वो H+ लिबरेट करने के बाद मोर स्टेबल एनायन बना था। ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा तो ये रिएक्शन आगे की दिशा में ज्यादा जाएगा तो H+ ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा H+ मतलब मोर एसिडिक। सही है, तो एक और तरह से बुक में एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्सप्लेनेशन होता है कि HClO4 में, आप लोग गौर करोगे यहीं पर दोबारा से लिख रहे हैं हम, HClO है, HClO2 है, HClO3 है और HClO4 है। ठीक है, तो HClO का स्ट्रक्चर क्या था, ClOH,
इसका स्ट्रक्चर क्या है, Cl, दो लोन पेयर डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर Cl एक लोन पेयर डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ है O डबल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है ना। तो इस जगह पर अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पर गौर करोगे तो ये जो क्लोरीन है यानी कि सेंट्रल एटम जो आप लोगों को नजर आ रहा है, क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन किसमें जुड़ा हुआ है, नीचे जाने पर देखोगे क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। नीचे जाने पर चूंकि क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है सबसे ज्यादा किसमें है, ClO4 माइनस में, और ये वजह भी होता है HClO4 जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, और HClO जो होता है यो इनमें से सबसे कम एसिडिक होता है ना बच्चों। ये तो था बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कब, जब एक ही हैलोजन, एक पर्टिकुलर हैलोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग तरह का एसिड बनाता है। लेकिन अगर बताएं कि एक ही तरह का ऑक्सी एसिड है, मतलब ऑक्सी एसिड विथ डिफरेंट हैलोजन, इसकी बात अगर हम लोग करें कि ऑक्सी एसिड है और हैलोजन अलग अलग है, तो उस परिस्थिति में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे कि हम लोग बात करें कि ये है HOF, HOCl, HOBr और HOI, यानी कि यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर लगभग सेम है। क्लोरीन का वैसे -1 है, लेकिन एक ही सीरीज का ऑक्सी एसिड कहलाएगा। ये सब का सब क्या है, हाइपोहेलस एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, गौर किए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो H+ ज्यादा लिबरेट होगा। जैसे कि यहाँ पर O से H और यहाँ जो हैलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा शिफ्ट होगा, तो H+ ज्यादा लिबरेट होगा कि कम लिबरेट होगा, ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बच्चों बढ़ते चले जाएगा। यानी कि इस केस में सेम सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड अगर रहे अलग अलग हैलोजन के साथ, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा, है ना बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर है HClO3 रहे, HBrO3 रहे, HiO3, इस तरह का ऑक्सी एसिड फ्लोरीन तो बनाता नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें सबका ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है, सब जगह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, +5। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका सबसे ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसका ज्यादा होगा, उसी का ज्यादा होगा, है ना बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं कि अलग अलग तरह का हैलोजन एसिड है तो वो किस किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। तो हम लोग क्लोरीन को एग्जांपल लेकर चलते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियॉन है, फिर 3s2 है, फिर 3p5 है और 3d0 है। 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 2। 3p5 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, आप लोग गौर करो, 1 2 3 4 5। और 3d0 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। ये इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट लिखते हैं, क्लोरीन 17 है और ये थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो एक्साइटेड स्टेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करवा रहे हैं, नियॉन 3s2 हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा और 3d1 हो जाएगा। तो 3s2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा, 3p4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 और 3d1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, 1 2 3 4। तो ये इस तरह का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, क्लोरीन 17। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर हम लोग बात करें तो ये है नियॉन, फिर 3s2 है, फिर आ गया आपका 3p3, एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर जंप करा दिए तो 3p3 आप लोगों को नजर आएगा। और उसके बाद 3d2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर आ गया तो अब 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग क्लोरीन 17 को और ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं तो उस परिस्थिति में क्या होगा, नियॉन 3s1, क्योंकि s ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ऊपर जंप करा दें तो 3p3 और उसके बाद क्या है बच्चों 3d3। तो 3d3 इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बताओ कि क्या है कि पहले वाले केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, तो इस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ क्लोरीन +1 में बनाएगा और यहाँ पर बनाता है HOCl।
या HClO भी बोल सकते हैं, SOCl बोलो या HClO बोल दो। अगर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गिनती करें तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो कितने हैं? 3। तो इस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट ये +3 और 3 वैलेंसी भी शो करेगा, और यहाँ पर HClO2 टाइप का कंपाउंड ये बनाता है। यहाँ पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गिनती करें तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो कितने हैं? 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +5 में बनाएगा और HClO3 टाइप का कंपाउंड बनाता है। सिर्फ क्लोरीन नहीं लिखे हैं, क्लोरीन को एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन हर तरह का हैलोजन ऐसा बनाएगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये +7 वाला बनाएगा और कंपाउंड जो होगा वो HClO4 की तरफ मेरे पीछे छिप जा रहा है, लेकिन आप लोग चिप मत जाना, छिप जाना, ठीक है। तो HClO4 इस तरह का बनाता है। तो किस किस एक्साइटेड स्टेट में? तो बोला जाएगा हाइपोहेलस एसिड। कौन सा हाइपोहेलस एसिड? भूल भी गए होंगे अभी तक आप लोग, ये है। तो हाइपो पीला कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हाइपोहेलस एसिड जो है यहाँ पर क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में रहता है, या फिर बाकी हैलोजन भी। HClO2 तो सिर्फ क्लोरीन ही बनाता है, ये वाला ऑक्सी एसिड, ये वाला ब्रोमीन आयोडीन भी बनाता है, और ये वाला जो है ये भी ब्रोमीन आयोडीन दोनों बनाता है, ठीक है ना। तो ये सब तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब हम लोग आते हैं अलग अलग तरह के ऑक्सी एसिड का जनरल लाइफ में, यानी कि आप लोगों के सामान्य जिंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है और ये किस तरह से देखते हैं, इन चीजों को विजुलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। यदि बच्चों हम लोग पहले सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड की बात करें, पहला सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड क्या था? हाइपोहेलस एसिड, ठीक है ना। तो हाइपोहेलस एसिड कैसे बनता है बच्चों, ये अगर पूछा जाए तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बाद। जैसे Cl2 को आप लोग पानी में डालो तो ये वहां पर भी हम लोग जब ऑक्सीडाइजिंग पावर देख रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि क्लोरीन को जैसे हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है HCl और HClO। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये HClO जो है ये हाइपोहेलस एसिड है। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, यहाँ -1। तो आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ क्लोरीन रिडक्शन भी दे रहा है और यहाँ क्लोरीन सेमी क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ ब्रोमीन को भी अगर इस तरह से आप लोग पानी में डालते तो ब्रोमीन भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और क्या बनाता है? HBr और HBrO। तो HBrO जो है बच्चों ये भी तुम्हारा क्या है? हाइपोब्रोमस एसिड। यहाँ भी ब्रोमीन +1 में, यहाँ ब्रोमीन -1 में, यहाँ ब्रोमीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 0 से -1 मतलब घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन, और 0 से +1 यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ये क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन। पता नहीं आवाज गायब हो जाता है दिन भर पढ़ाते पढ़ाते। तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाइपोहेलस एसिड कैसे बनता है? तो हाइपोहेलस एसिड डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद सामान्य तौर पर दिखता है। तो इसका सॉल्ट वगैरह भी होता है, जैसे NaClO, NaBrO, NaIO, ये सब क्या है? हाइपोआयोडेट, ठीक है। ये हाइपोआयोडेट, हाइपोब्रोमेट, हाइपोक्लोरेट, जैसे कि कॉमन एग्जांपल इसका हमेशा देखने को मिलता है हाइपो वाला का, जैसे CaOCl2। अगर याद हो आप लोगों को, दिस कंपाउंड इज एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर। ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिर्फ इसी पर फोकस करो, ब्लीचिंग पाउडर याद भी होना चाहिए बच्चों को, BEECHING POWDER। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो अभी सैनिटाइजर वगैरह यूज होता है ना, तो उसमें देखना हाइपो सॉल्यूशन वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपो सॉल्यूशन जो होता है ना, दैट इज बेटर डिसइंफेक्टेंट। और ये वाला हाइपो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों का दिमाग उमाग भी बहुत अच्छे से सैनिटाइज हो जाएगा, और शरीर में कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर वगैरह अगर रहे तो वो जानवर भी मर जाता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर में देखो वही इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? CaClOCl। ये अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, इसको स्ट्रेसफुली हम पढ़ाते हैं कहां पर? रिडॉक्स रिएक्शन, और बच्चों को बोलते हैं ये स्ट्रक्चर याद भी रखना चाहिए, क्योंकि ये अजीब इसलिए है क्योंकि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, क्लोरीन ये -1 में, लेकिन बच्चों ये वाला क्लोरीन जो है ना ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सीजन -2 में। तो ये वाला जो हिस्सा यहां से यहां तक दिखा ना तुमको, यही है आयोडेट। फिर से लिखते हैं CaClOCl, यही है ब्लीचिंग पाउडर। और ये पानी में टूटेगा तो क्या देगा? Ca2+ Cl-, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, यही है Cl-, और ये OCl-, और यही है हाइपोक्लोरेट, ठीक है ना। हाइपोक्लोरस एसिड से बना है हाइपोक्लोरेट, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल सामान्य रूप में ब्लीचिंग पाउडर और सैनिटाइजर वगैरह में ये तो काफी ज्यादा मात्रा में रहता ही है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया ही था लेक्चर में, कि ये HOF
और HOCl में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो इसका 103 डिग्री याद रखने के बोले थे, इसका 97 डिग्री, भूल भी गए होगे तुम लोग। फिर ये 97 पिकोमीटर भी होता था, ये 96 पिकोमीटर, ये 12 का स्क्वायर 144 और ये 13 का स्क्वायर 169 पिकोमीटर। खैर याद नहीं करो, कुछ नहीं करना। ये जो हम लॉजिक वॉजिक बताते हैं ना, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये तुम लोग को अजीब लगता होगा। हाँ, मेरा मजाक उड़ाते थे तुम लोग क्लासरूम में, सर नहीं चाहिए, ट्रिक नहीं चाहिए, टेक्निक नहीं चाहिए। बच्चा वही ट्रिक टेक्निक से लॉन्ग टर्म में याद रख पाते हैं। वो क्या लगेगा, थोड़ा सा स्टूपिड टाइप से फील होगा, लेकिन होगा तुमको स्टूपिड लगता है, हमको नहीं लगता है ये स्टूपिड फीलिंग, क्योंकि स्टूपिड तब तुम बन जाओगे जब एग्जामिनेशन में नहीं बना पाते हो। क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन आता है ना कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये दूर है, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा। अरे कुछ नहीं आता है, ये सब एक्सप्लेनेशन जो होता है याद रखने के बाद बोला जाता है, क्योंकि हर एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री में हर जगह परफेक्ट नहीं होता, हर जगह एक्सप्लेनेशन ही बदल जाता है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा याद भी रखना मेरे ख्याल से जरूरी है। अगर आप लोग वो जो होता है ना, मोहल्ला में सबसे बड़ा मकान बनाना है, सबसे बड़ा आईफोन 11 प्रो मैक्स क्या क्या नाम रहता है वो सब पॉकेट में रहे, फोन के पीछे 3 गो बिंदा रहे, इस तरह से, चाहे फोटो कैसा है, चेहरा कुछ रहे, गुड़ रहे, गोबर रहे, ऐसा कैमरा रहे, ये सब तभी हो सकता है ना बच्चों, जब इन चीजों को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ोगे और दिमाग में खोपड़ी में घुसाओगे किसी भी तरह से। लेकिन सिर्फ गेट पास करने के लिए बार बार बोलते हैं कि उतना ही पढ़ो जितना में आप लोग IIT का ये गेट फेट है ना, इसको पार कर जाओ, फिर अंदर जैसे कॉलेज वालेज के अंदर घुस गए, वहां रिसर्च करते रहना, वहां पर रिसर्च करना कि ये बनाना, एटम बम बनाना, कुछ भी दुनिया को तहस नहस कर देना। लेकिन अभी क्या करो, अभी सिर्फ इतना पढ़ो कि वो गेट पास कर जाओ। और पढ़ने में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि ये एक बहाना हो गया। बहुत सारा बच्चा है, सर ऑफलाइन कीजिएगा ना तभी पढ़ेंगे, ऑनलाइन तो पढ़ने में मजे नहीं आता है, मोबाइल देखने में मजा। अरे दिन भर जो पबजी टबजी करते हैं, दिन भर जो यूट्यूब में गाना वाना सुनते रहते हैं, बताया था ना, मेरा भी वीडियो देखो, जैसे ये यूट्यूब का स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन है, हम यहाँ पर मुंह तान ले खड़े हैं और इधर पीछे दीवार पर लिख रहे होंगे कुछ कुछ कुछ, यही ना हो रहा होगा। तो आप लोग इस मोड में देखोगे ना, तब डेविएशन कम होगा। कुछ बच्चा क्या करता है, मोबाइल को ऐसे पकड़ता है, ठीक है, और हम यहाँ पर स्क्रीन में यहाँ आते हैं, ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन में हम यहाँ पर दिख रहे होते हैं, और यहाँ और नीचे क्या होता है, नीचे डांस का वीडियो आ रहा है, गाना का वीडियो आ रहा है, टिकटॉक वीडियो आ रहा है। उसके बाद आता है कि ध्यान से देखें, इसमें है जिंदगी, ध्यान से देखें, कोरोना का नया आविष्कार, ये सब चीज जो नीचे लिखा रहता है ना, तो यहाँ पर जैसे नजर जाएगा, डेविएशन आता है और फट से इस छोड़ दा, मास्टर साहब पका रहे हैं, खट से यहाँ पर गया, बस गया काम। फिर दोबारा मेरे पास आना, ये तो बहुत टफ हो जाता है ना। तो इसी वजह से वीडियो को इस मोड में देखो, और नीचे कुछ स्क्रीन पर कुछ नहीं आना चाहिए, जैसे आएगा तो वो आप लोगों का डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ जितना भी हाइपोहेलस एसिड हम लोगों ने देखा था, ये हाइपोहेलस एसिड जो भी है, ये सब का सब वीक एसिड होता है, ठीक है ना। ये HXO में जो भी अपने को मिलेगा, ये सब का सब वीक एसिड कहलाता है। और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह, तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है कि नहीं करता है, नहीं करता। लेकिन नेक्स्ट सीरीज जो था, नेक्स्ट सीरीज जो हेलस एसिड था, उसमें तो सिर्फ क्लोरीन है, तो उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो भी वीक एसिड होता था और वो भी ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन उसके बाद जो था HClO3, HBrO3, इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, इसको नाम दे देंगे हम लोग हाइपोक्लोरिक एसिड, सॉरी क्लोरिक एसिड, और इसको ब्रोमिक एसिड, ठीक है ना। और ये जो है HiO3, इसको हम लोग बोलेंगे आयोडिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में मौजूद होता है। और लेकिन HiO3 जो होता है ना, ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। ऐसे इसको पानी में घुलाओगे तो मिलेगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि HClO3, HBrO3 लिक्विड होता है, ये सॉल्यूशन में रहता है। HiO3 सॉलिड स्टेट में रहता है, प्योर स्टेट में, और व्हाइट कलर का ये सॉलिड होता है। बोलोगे क्रिस्टलाइन, तो हाँ बिल्कुल, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये सब का सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब सब HiO3 वगैरह सब। फ्लोरीन तो इस तरह का एसिड बनाता ही नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह +5 है, और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के वजह से ऑल ऑफ देम एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैंडराइटिंग तो जबरदस्त बन रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, इधर इधर इधर। चलो इसके बाद जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये हैलाइड आयन को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि गौर करोगे ना, XO3 माइनस है, यही ना है, +5 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये हैलाइड आयन को ही, जैसे X माइनस है ना, इसी को ट्रीट करोगे, पानी वगैरह यहाँ बैलेंस करने के लिए हम लोग बाद में लिख लेते हैं, तो इसको ही ऑक्सीडाइज कर देता है X2 में और प्लस बन जाता है H2O। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं, यहाँ 3H2O, यहाँ है 6H प्लस, यहाँ है 5X माइनस और यहाँ पर 3X2। तो इसको बैलेंस कर लिए हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है 0। तो आप लोग गौर कर रहे होगे, XO3 माइनस खुद रिड्यूस हुआ, मतलब एक्ट एज कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया। और X माइनस जो है ये खुद क्या हुआ बच्चों, ये ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि X माइनस को ऑक्सीडाइज किया, हैलाइड आयन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। अब बच्चों इसके सॉल्ट की अगर हम लोग बात करें, जैसे HClO3 का सॉल्ट क्या होगा, NaClO3, HbRO3 का सॉल्ट क्या होगा, NaBrO3, और भी कई तरह का, या KClO3। तो इस तरह के सॉल्ट को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बर्थेलॉट सॉल्ट। याद रखना ये नाम अजीब है। इस तरह के सॉल्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, BERTHELOT, बर्थेलॉट सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, बर्थेलॉट सॉल्ट। और ये सब का सब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रखता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में लार्ज स्केल में इसका इस्तेमाल होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। और इन सारे सॉल्ट में अगर हम लोग NaClO3 की बात करें, यहां पर लिखते हैं, कहां कलर चेंज कर लेते हैं, तो NaClO3 जो है पावरफुल वीड किलर है। वीड किलर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग लिखकर बताना कि वीड किलर जो होता है, जैसे कि खरपतवार वगैरह हो गया ना, जैसे मेरा एक खेत है, वहां पर हमेशा घास वास उगते जाता है, तो उसको मारने के लिए NaClO3 जो होता है, ये पावरफुल वीड किलर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और KClO3 जो है, इसका इस्तेमाल हम लोग फायर वर्क्स में करते हैं, या एंड इन मैच इंडस्ट्रीज, MATCH, मैच बॉक्स वगैरह में, जैसे कि माचिस वगैरह होता है उसमें, मतलब समझ में आ रहा होगा, आग वाग लगाने में। जैसे कि मान लो तुम लोग 3 दोस्त हो, एक दोस्त तुम लोग को गड़बड़ा दिया, मतलब छोड़ दिया, बाकी 2 दोस्त आपस में गपशप कर रहा है, तो बाकी 2 दोस्त में झगड़ा लगाना है, आग लगाना है, तो क्या करोगे, KClO3 उस दोनों के बीच में छिड़क देना, तो आग लग जाएगा। इसी वजह से इसका इस्तेमाल आप लोग देखोगे, KClO3 फायरवर्क्स मतलब पटाखा उटाखा वगैरह में यूज करते हैं, बम में नहीं, तो दोस्तें मर जाएगा। और उसके बाद मैच बॉक्स वगैरह में, मतलब माचिस वगैरह में भी KClO3 का इस्तेमाल करते हैं, विस्फोटक की तरह काम करता है। बताओ तो इंडिया का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कि KClO3 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग देखना, पटाखा वटाखा जब खरीदते हो ना, तो यहाँ पे एड्रेस लिखा रहता है शिवाकाशी जो है, वहां पर KClO3 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैच बॉक्स वगैरह में भी शिवाकाशी लिखा रहता है, वहां पर लाइसेंस वगैरह मिलता है इस तरह के सामान को बनाने के लिए। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी लिखना है कि शिवाकाशी जो है वो इंडिया के किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग पता लगाकर लिखना। अब अगर हम लोग पर क्लोरिक एसिड या पर हेलाइक एसिड के सॉल्ट की बात करें, जैसे HClO4 है, तो ये क्या बनाएगा, NaClO4, ये HbRO4 है, क्या बनाएगा, किस तरह का सॉल्ट, NaBrO4, HiO4 है, तो ये किस तरह का सॉल्ट बनाएगा, HiO4। यहाँ पर से एक बात याद आ रहा है, जैसे कि हम शुरू में पढ़ते थे ना, तो बिहार बोर्ड से थे, क्या गलती हो जाता था कि HiO4 है तो इसको बोल देते थे पर क्लोरिक एसिड, और इसका नाम दे देते थे पर क्लोरेट। ठीक है, इसका नाम पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमेट, इसका नाम पर आयोडिक एसिड होता है, और इसका पर आयोडेट। यहाँ पर जो है देखो ध्यान से, इसका जो नाम है वो क्या है, PRIODIC, पर आयोडिक एसिड। ये पढ़ना चाहिए। तो 10-20 साल तक, जब तक गांधी जी वाला क्लास सब लिए थे ना, तो उस समय तक हम इसको पीरियोडिक एसिड बोल देते थे। HiO4 का नाम पर आयोडिक एसिड है, इसको हम पढ़ा देते थे उस वक्त, गांधी जी लोग को पढ़ा दिए थे पीरियोडिक एसिड। लेकिन आप लोग ये गलती नहीं करना, पर आयोडिक एसिड मतलब
पीई जो है ये वो वगैरह वगैरह। बाद में हमको कोई अच्छा बच्चा सब जो मिला वो सब बताया कि सर आप गलती कर रहे हैं, ये पर आयोडिक एसिड है ना कि पीरियोडिक एसिड है। और इसी बात पर, फालतू जोक था, इसी बात पर क्लास हो गया खत्म आज का। और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे हैलोजन से संबंधित और भी बातों को। आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है खुद से, क्योंकि सवाल आता है ना कि ये जो है सर ऑनलाइन कब बंद होगा, ऑफलाइन कब, बोले ना ये सब बहाना है। जब ऑफलाइन था तो कौन मारे, तुम पढ़ पढ़ के कबाड़ दिए थे, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो होता क्या है कि सब बहाना, जो मिला ना उसका उल्टा करना है कि जो मिला वो मेरे को, वही उसी की वजह से तो हम फेल हो रहे हैं, उसी की वजह से फेल हो रहे हैं। अरे भैया क्या हो रहा है ना कि देखो, गवर्नमेंट जब तक नहीं खोलेगा कोचिंग, हम मानते हैं कि 99% कोचिंग हो सकता है कि खुल गया होगा, सारे टीचर बुला रहे हैं, लेकिन तुम गौर करो कि क्या 99% कोचिंग खुला लेकिन 90% भी क्या बच्चा आ रहा है? अगर तुम लोग कोचिंग जा रहे हो तो आप लोगों को जवाब मिलेगा नो। तो आप लोग कौन बाहुबली वाला काम कर, कोई बाहुबली वाला काम नहीं करो। क्योंकि होता क्या है ना कि किसी भी पेरेंट्स के लिए जो अनमोल रतन होता है वो उसका बच्चा ही होता है, चाहे वो बच्चा तुम लोगों के तरह नालायक ही क्यों ना हो। हर एक पेरेंट के लिए उसका अनमोल रतन बच्चा ही होता है। पेरेंट अपने साथ रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हर एक पेरेंट घर से बाहर निकल रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसे हम भी काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, सब ठीक है। लेकिन अपने बच्चों को बाहर भेजने में हर एक पेरेंट झिझकते हैं, क्योंकि अगर भेज भी रहे हैं तो उनके मन में जरूर से कोई ना कोई डर लगा रहता होगा कि बच्चा बाहर गया है कहीं वगैरह वगैरह। समझ रहे हो ना बात को? तो पेरेंट अपने साथ रिस्क लेते हैं, बच्चों के साथ नहीं। और इसी वजह से आप लोग ये बोल सकते हो कि कोचिंग 99% खुल गया है, लेकिन बच्चा जो है 90 तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 50% या 70% भी बच्चा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जो बच्चा आ भी रहा है उसको बहुत ज्यादा अच्छा डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। वो उन बच्चों को चूंकि दोस्त जा रहा है, सारे लोग जा रहे हैं, डर लग रहा है कि हम पीछे ना रह जाएं, बाकी सब मेरे से आगे ना निकल जाए, इन वजहों से वहां पर जा रहा है। लेकिन बच्चों बताओ कि भगवान ना करे कि कुछ हो जाए, कोचिंग वोचिंग में गैदरिंग वगैरह हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ हो जाए तो क्या होगा, मतलब बहुत बड़ा लांछन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बहुत बड़ा और भयानक लांछन लग जाएगा। और वो लांछन तब और जबरदस्त हो जाएगा जब मान लो ये तुम्हारे राहुल सर हैं और इनको हाथ में हथकड़ी लगा के कोचिंग से ऐसे पुलिस ले आ रही, तो और भयानक लांछन लगेगा। अब तुम लोग सोच रहे हो हम अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, दरअसल स्वार्थ नहीं है, लेकिन जब तक सरकार कम से कम आदेश ना दे दे तब तक खोलना थोड़ा अजीब लगता है। बाकी हम अपना जान का फिक्र नहीं करते बच्चे, अब हम बोले ना हम पेरेंट ही हैं तुम लोगों के, और पेरेंट अपना जान पर खेल लेगा लेकिन तुम लोग के जान पर आफत नहीं आने देगा। इस वजह से यहाँ पर मोबाइल में हमको भी तो ज्यादा एफर्ट लग रहा है। तुम लोग कैसे नहीं समझ रहे हो कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में जब 1 घंटे का लेक्चर होता था ना तो मेरा सिर्फ वही 1 घंटा ही दिन का खर्च होता था। और अभी क्या हो रहा है ना, अभी हो रहा है कि 1 घंटा का वीडियो लेक्चर बनाने में भगवान जाने कितना घंटा खर्च हो जा रहा है। तो हम भी तो चाहते हैं कि ये सब कुछ सिस्टम सही हो जाए, तुम लोगों से मिलें, बात करें और थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाए। लेकिन क्या होता है ना कि वो लांछन जो है, डर है, सचमुच डर है। बाकी तुम लोग जो मजाक उड़ा लो मेरा, लेकिन क्या होता है ना कि अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए उस भीड़ में तो बहुत बड़ा लांछन लग जाएगा। अगर आज भी न्यूज़पेपर में देखे ना कोई बच्चा लिखा कि सर कब कोचिंग खुलेगा, तो हम आज ही उसी वक्त ही हम पेपर ऊपर में पढ़ रहे थे, हिंदुस्तान में दिया हुआ था कि आज 35 सिर्फ मुजफ्फरपुर में, यानी कि ऐसे तो और डिस्ट्रिक्ट का नॉर्थ बिहार में तो बहुत सारा निकला, तो 35 निकल गया पूरे मुजफ्फरपुर में। ये धीरे धीरे फैलेगा और हम नहीं चाहते हैं कि इस फैलने में हम एक कारण बने। तो इस वजह से हम 1 महीना 15 दिन और भी रुक जाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्लास कब से शुरू होगा। तो तुम लोग अपने आप को नहीं रुकने देना, क्योंकि इतना जान लेना कि मुजफ्फरपुर में कम से कम या पूरे बिहार में केमिस्ट्री में अगर तुम लोग सारा लेक्चर ढंग से किए होगे तो अभी तक सबसे आगे हो, और सबसे आगे हम रखेंगे भी, ठीक है ना। और इवन लास्ट में हम रिवाइज भी करवाएंगे, तो रिवीजन जब होगा ना तो सब चीज जो है वो दोबारा से फ्रेश हो जाएगा। और ऑनलाइन होगा ना, प्रोजेक्टर है ना भैया, जो लाख रुपया में प्रोजेक्टर खरीदे 500 लाख रुपया में, तो वो भी तो काम देगा, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग धीरे धीरे यूटिलाइज करेंगे। तुम लोग कॉपी जल्दी से नोट डाउन करो और यहाँ तक का जितना कॉपी है उसको याद करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में याद करना ज्यादा जरूरी होता है। रहने दो, बाय बाय।